वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 27 दिसंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में है। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्फॉर्म किया, किसे? लोकसभा को। क्या? कि हम आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बदले में दे रहे हैं एक स्पेशल पैकेज। क्या मतलब निकला इसका? मतलब ये निकला कि हम आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं देंगे, बल्कि उसके बदले में हम उनको एक फाइनेंशियल पैकेज दे देंगे जिससे उनकी डिमांड पूरी हो सके। अब देखिए, मामला ये है कि आंध्र प्रदेश काफ़ी लंबे समय से कह रहा है कि हमें स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दीजिए। स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस देने का क्या मतलब होता है और उसके क्या फ़ायदे होते हैं, ये तो अभी हम समझेंगे ही। लेकिन 14 फाइनेंस कमीशन ने ये कह दिया साफ साफ कि जो 3 नदन हिली स्टेट्स हैं, जैसे कि अब तो मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर स्टेट नहीं रह गया बल्कि 2 यूटीज में कन्वर्ट हो गया है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इसके अतिरिक्त ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, इसके अलावा किसी और को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस नहीं दिया जाएगा। तो कुल मिला के आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस तो मिल नहीं सकता, लेकिन वो डिमांड कर रहे हैं, तो उन्हें कंपनसेट करने के लिए स्पेशल पैकेज देने की बात चल रही है। अब बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस यानी कि SCS की। ये क्लासिफिकेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है कुछ स्टेट्स को, जहां पर आवश्यकता हो कि उनके डेवलपमेंट में सेंट्रल असिस्ट करे। इसके रीजन कोई ज्योग्राफिकल सिचुएशन हो सकती है या सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज हो सकता है। जो क्लासिफिकेशन है उसे 5th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे स्टार्ट किया गया था 1969 में। आई रिपीट, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का क्लासिफिकेशन 5th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर 1969 में स्टार्ट किया गया। इसमें गडगिल फार्मूला का इस्तेमाल किया गया। गडगिल फार्मूला के तहत कुछ पैरामीटर्स बताए गए कि किस आधार पर किसी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाएगा। पहला तो था हिली टेरेन, पहाड़ी इलाका है तो उपज अच्छी नहीं होगी। हम एग्रीकल्चर इकॉनमी थे, एग्रीकल्चर हिली टेरेन में नहीं होगा तो डिसएडवांटेज होगा, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दीजिए। पॉपुलेशन डेंसिटी कम है यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, या फिर ट्राइबल पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि उन्हें असिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा, तो भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल सकता है। तीसरा, लोकेशन स्ट्रेटजिक है, बॉर्डर के नज़दीक में है किसी नेबरिंग कंट्री के, वहाँ अच्छा इंफ्रा होना चाहिए, अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि हम नेबर को काउंटर कर सकें। लेकिन स्टेट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए। चौथा, इकोनॉमिक या इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस है, वो हिस्टोरिकल हो सकता है, रिसोर्सेज की कमी हो सकती है या रिसोर्सेज का लीस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है। ऐसी स्थिति में भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए। और पांचवा, नॉन वाइबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, मतलब स्टेट इतना कैपेबल ही नहीं है, इतना फाइनेंस जनरेट ही नहीं कर पाता कि वो ज़रूरतें पूरी कर सके, तो भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जा सकता है। तो ये फॉर्मूला तैयार किया गया था। अभी तक कितने स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया? 1969 में शुरुआत की गई थी 3 एंटिटीज, 3 ज्योग्राफिकल लोकेशंस के साथ, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम और नागालैंड। इसके बाद 8 और स्टेट्स को इसमें ऐड किया गया। 2000 अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का कहीं कोई प्रावधान नहीं है, तो भला ये स्टेटस कौन और कैसे देता है? आपके मन में ये सवाल जरूर से आया होगा, नहीं आया है तो उसको लेकर आइए। SCS स्टेटस कौन देता है? देखिए, इसके पहले तक ये स्टेटस देने की जिम्मेदारी होती थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की। जब हमने खत्म किया योजना आयोग को, प्लानिंग कमीशन को, तो उसी दौरान NDC भी समाप्त कर दिया गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी खत्म हो गई। तो अभी ये काम डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो किसी राज्य को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस देना चाहते हैं अथवा नहीं। 14 फाइनेंस कमीशन ने बोल दिया मत दो। उन्होंने कहा कि अब केवल जो 3 हिली स्टेट्स हैं उनके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को ही स्टेटस मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे तो दिक्कत हो गई। देखिए, अगर कोई भी राज्य स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पा जाता है तो उसके कुछ फायदे होते हैं, विल कम ऑन दैट। जब 14 फाइनेंस कमीशन ने कहा कि अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसी राज्य को नहीं मिलेगा, तो बोले भैया जिसको दिक्कत हो रही है उनका कैसे चलेगा? तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला कि आप जो टोटल शेयर आपको मिलता है रेवेन्यू का, उसका 32% देते हो राज्यों को, आप उसको 42 कर दो, बढ़ा दो, ताकि उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं और किसी को स्पेशल स्टेटस मत दो। और ये जो प्रावधान है ये 2015 से इम्प्लीमेंट भी किया जा चुका है। अगर कोई भी राज्य SCS का दर्जा पा लेता है तो जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उनमें 90% खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है उन राज्यों के लिए। बाकी राज्यों को जो केवल 60% ही मिलता है, 40% उन्हें लगाना पड़ता है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में राज्यों को केवल 10% लगाना होता है, और वो भी 10% उन्हें 0% इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है, तो फायदा हो जाता है। इसीलिए राज्य चाहते हैं कि उनको स्टेटस मिल जाए।
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल मैथमेटिक्स डे के बारे में है। हर साल 22 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ये बहुत एनिवर्सरी होती है महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन जी की। इन्होंने मैथमेटिकल एनालिसिस, नंबर थियरी, इनफाइनाइट सीरीज और कंटिन्यूड फ्रैक्शन के फील्ड में बहुत ही रिमार्केबल काम किया है। 2021 में इनकी 134th बर्थ एनिवर्सरी रही डॉक्टर रामानुजन जी की। इनकी लाइफ के बारे में बात करें तो 1911 में इन्होंने अपना पहला वर्क या पहला पेपर पब्लिश किया एक जर्नल में, इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में। 1914 में 11 के बाद ये इंग्लैंड ट्रैवल करके गए, जहां पर इनकी मुलाकात हार्डी जी से हुई। हार्डी जी ने इन्हें असिस्टेंस दिया, इनको ट्यूटर किया, इनके टैलेंट को एक्नॉलेज किया। उसके बाद उन्होंने यही कहा कि देखिए, जो आपके एक्चुअली में होता क्या था ना, ये किसी भी प्रॉब्लम को सीधे सॉल्व कर देते थे और उसका जो सोल्यूशन है वो हार्डी के सामने रख देते थे। वो कहते थे कि हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। हार्डी जी ने कहा कि केवल सॉल्व कर देने से बात नहीं बनेगी, आपको ये साबित करना होगा कि जो रिजल्ट आप डिराइव करके लाए हो वो सही है, और इसके लिए आपको बताना होगा कि आप इस रिजल्ट तक पहुंचे कैसे। तभी जो बाकी मैथमेटिशियन हैं वो आपके इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को एक्सेप्ट करेंगे। तो हार्डी की ये बात रामानुजन जी को समझ में आई। उन्होंने कहा कि सही आप कह रहे हैं, सीधा रिजल्ट बता देने से थोड़ी कोई मानेगा कि हमने सोल्यूशन निकाल दिया। हमें ये भी बताना पड़ेगा कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने का क्या प्रोसेस था और वो प्रोसेस जस्टिफिएबल है या नहीं है। इसके बाद हार्डी जी की मदद से इन्होंने और भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स थे मैथमेटिक्स के उनको सॉल्व किए और कई सारा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया, जैसे कि रायमन सीरीज, एलिप्टिक इंटीग्रल्स, हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज, फंक्शनल इक्वेशन ऑफ द जेटा फंक्शंस। इनकी डिटेल्स हमारे लिए बहुत रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी डाइवर्जेंट सीरीज की इन्होंने अपनी खुद की थियरी जो है वो भी डेवलप करी थी। हार्डी जी ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि रामानुजन जी का जो काम है वो मैथमेटिक्स के ऐसे फील्ड से है जहां पर काम हुआ ही नहीं है, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता था। रामानुजन जी का जो होम स्टेट है तमिलनाडु, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। 22 दिसंबर को वहाँ स्टेट आईटी डे मनाया जाता है। इनकी अचीवमेंट और इनकी पर्सनालिटी को एक्नॉलेज करते हुए रामानुजन जी ने कंपाइल किए हैं 3900 रिजल्ट्स, जिसमें इक्वेशंस और आइडेंटिटीज हैं। देव पटेल जी द्वारा स्टारर एक मूवी आई थी 2015 में, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। ये एक बायोपिक है रामानुजन जी के ऊपर ही। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पीएन पानिकर जी के बारे में है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में इनका एक स्टैचू अनवील किया है तिरुवनंतपुरम में। पुथुवैल नारायण पानिकर, जिन्हें हम पीएन पानिकर शॉर्ट में बोल देते हैं, इन्हें केरला में लाइब्रेरी मूवमेंट के फादर के रूप में एक्नॉलेज किया जाता है। 19 जून को इनकी डेथ एनिवर्सरी होती है और केरला में इसे रीडिंग डे या फिर वयनादिनम के नाम से पुकारा जाता है। ये 1996 से ही ऑब्जर्व किया जा रहा है रीडिंग डे के रूप में। 2017 में हमारे पीएम ने 19 जून को, जो कि केरला का रीडिंग डे होता है, उसे नेशनल रीडिंग डे ऑफ इंडिया भी डिक्लेयर कर दिया था। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो पानिकर जी ने त्रावणकोर लाइब्रेरी एसोसिएशन फॉर्म किया, जिसे आप थिरुवी थमकूर ग्रंथशाला संगम बोल सकते हैं। 1945 में उनके द्वारा ये फाउंड किया गया था। 47 रूरल लाइब्रेरीज इसके तहत बनाई गई थी। इसका स्लोगन था रीड एंड ग्रो, पढ़ो और बढ़ो। बाद में 1956 में जब केरला स्टेट एग्जिस्टेंस में आया तो इन्होंने इसका नाम बदल के केजीएस यानी कि केरला ग्रंथशाला संगम कर दिया। ये गांव-गांव केरला के ट्रेवल करते थे और पढ़ने की वैल्यू लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। कृपशका अवार्ड भी इन्हें यूनेस्को के द्वारा 1975 में दिया गया था। जो ग्रंथशाला संगम है उसने अवार्ड जीता था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मींदुम मंजप्पई स्कीम के बारे में है। तमिलनाडु के सीएम ने लॉन्च किया है मींदुम मंजप्पई स्कीम, ताकि क्लोथ बैग्स को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए और हम प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल को कम कर सकें। काइंड ऑफ अवेयरनेस कैंपेन है जिसमें लोगों को इनकरेज किया जा रहा है कि वो येलो क्लोथ से बने बैग्स इस्तेमाल करें, जिन्हें मंजप्पई कहा जाता है। एक्चुअली में मंजल वर्ड से मंजप्पई बना है, जिसका मतलब होता है टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी का कलर येलो होता है, तो मंजप्पई इसे तमिल में बोलते हैं येलो कलर को। इसके जरिए हम इनकरेज कर रहे हैं कि इको फ्रेंडली बैग्स का इस्तेमाल किया जाए और प्लास्टिक बैग्स को हम छोड़ दें। यहाँ पर देखिए, जो मंजप्पई है यानी कि हल्दी है, वो तमिलनाडु के लोगों के जीवन का इंटीग्रल पार्ट रहा है। उनकी लाइफ में वो काफी लंबे समय से इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। ट्रेडिशनली जो मंजप्पई है उसका इस्तेमाल शॉपिंग, कैरिंग बैग, राशन, इवन कैश ले जाने के लिए किया जाता रहा है। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन, यूज और स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन 14 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स का बैन कर दिया है 2019 की 1 जनवरी से ही। इसलिए वहां पे कोशिश की जा रही है कि क्लोथ बैग्स का यूज किया जाए। उम्मीद करते हैं मींदम मंजप्पई स्कीम ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए चलिए आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाते हैं। ये है पिज्जा, टेस्टी लग रहा है ना, और समोसे ऐसे कि मुंह में पानी आ जाए। गुलाब जामुन, इसकी तो बात ही कुछ और है।
ज़रूर से आपके मुंह में पानी आ गया होगा और आप सोच रहे होंगे काश मैं इसको अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन में से निकाल के खा पाता। अरे चलो निकाल के नहीं भी खा पाए तो क्या, अगर मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप को ही लिक कर लूं या चाट लूं और मुझे रसगुल्ले का टेस्ट आ जाए, मुझे समोसे या पिज़्ज़े का टेस्ट आ जाए, तो मज़ा नहीं आ जाएगा? क्या ये पॉसिबल है? हाँ, हो तो सकता है। हाल ही में इस संबंध में एक न्यूज़ आई है, इसीलिए मैं आपको इतनी टेस्टी टेस्टी चीज़ें दिखा रहा हूँ। इस न्यूज़ का टाइटल है टेस्ट द टीवी ट्रिपल टीवी। एक जापानीज प्रोफेसर है जिन्होंने एक प्रोटोटाइप डेवलप किया है लिकेबल टीवी स्क्रीन का, जो फूड के फ्लेवर्स निकाल सकता है ना सरप्राइजिंग? ये एक मल्टी सेंसरी व्यूइंग एक्सपीरियंस हमें देगा। इस डिवाइस को उन्होंने नाम दिया है ट्रिपल टीवी। इस टीवी के भीतर 10 फ्लेवर कैनिस्टर लगाए गए हैं, मतलब 10 कैनिस्टर्स जिसमें कुछ लिक्विड होगा। वो लिक्विड एक पार्टिकुलर टेस्ट का होगा। उन लिक्विड का जो कॉम्बिनेशन है वो अलग टाइप का टेस्ट जनरेट कर सकता है। ये जो 10 फ्लेवर्ड कैनिस्टर्स हैं ये आपस में मिक्स करके 20 फूड टेस्ट जनरेट कर सकते हैं। जब भी टीवी स्क्रीन पे कोई फूड आइटम आएगा, एआई इनेबल्ड टेलीविजन होगा, आप उससे डिमांड करेंगे कि आपको इस फूड का टेस्ट चाहिए, तो ये जो 10 कैनिस्टर्स हैं उसके पास, उनमें से वो उसके फ्लेवर को जनरेट करेगा। समोसे दिख रहे हैं तो समोसे का, पिज्जा दिखा तो पिज्जा का, और उसका जो लिक्विड है वो टेलीविजन की स्क्रीन पे स्प्रे हो जाएगा। मतलब अगर उसके बाद आप टेलीविजन स्क्रीन को लिक करते हैं, चाटते हैं, तो फूड आइटम का टेस्ट आपको मिलेगा। मजेदार एक्सपीरियंस हो सकता है। कोविड-19 के एरा में अगर आपको घर के भीतर बैठे ही किसी भी फूड आइटम का टेस्ट आपके टेलीविजन पे मिल जाए तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? मेजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होमई मेसिता का तो कम से कम यही मानना है कि ये बढ़िया चीज हो जाएगी। गोल यही है कि लोगों के लिए पॉसिबल बनाया जाए कुछ ऐसा जैसे वो रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हो, जब वो टेलीविजन पे कोई चीज देख रहे हो तब भी। तो बढ़िया न्यूज है, आप जानते रहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूनेस्को रेजोल्यूशन 2615 के बारे में है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने सर्वसम्मति से यानी कि यूनानिमसली पास कर दिया है इस रेजोल्यूशन को। इसके जरिए तालिबान के ऊपर से कुछ सैंक्शंस कम किए जाएंगे। भला ऐसा क्यों? ताकि अफगानिस्तान के लोगों को कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड दिया जा सके। देखिए, तालिबान का रूल डेफिनेटली अफगानिस्तान के लिए डेवास्टेटिंग है, लेकिन इसमें अल्टीमेटली कंट्रोल करने के लिए जो सैंक्शंस लगाए गए हैं वो वहां के लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। उन्हें सफर नहीं करना चाहिए, यही सोचकर उन्हें ह्यूमैनिटेरियन एड मिल सके, असिस्टेंस मिल सके, इस रेजोल्यूशन को लाया गया। इस रेजोल्यूशन को लाने की शुरुआत यूएसए ने ही की। इस रेजोल्यूशन को हर 6 महीने पे रिव्यू भी किया जाएगा। फर्दर एक इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर भी होंगे जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को हर 6 महीने पे बताएंगे कि जो असिस्टेंस अफगानिस्तान को दिया जा रहा है अंडर द रूल ऑफ तालिबान, उसमें कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं, उसके इंप्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत तो नहीं। कॉल्स ऑन द पार्टीज, जिसमें यह कहा गया कि सभी एंटिटीज ह्यूमन राइट को रेस्पेक्ट करें और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को फॉलो करें। ये सारी बातें यूनेस्को रेजोल्यूशन 2615 के बारे में। रिवीजन करते हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस यानी कि SCS, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ये। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी के ऊपर बनाई गई एक मूवी है, ये शुद्ध गलत है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। ये मूवी श्रीनिवास रामानुजन जी के ऊपर बनाई गई है, ठीक है। PN पानिक्कर, इन्हें लाइब्रेरी मूवमेंट के फादर के रूप में एक्नॉलेज किया जाता है इन द केरला, दैट्स ट्रू। टेस्ट द टीवी ट्रिपल टीवी जापानीज प्रोफेसर ने डेवलप किया है, दैट्स ट्रू। यूएनएससी रेजोल्यूशन 2615 ये मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स के नॉन प्रोलिफरेशन को लेकर है, शुद्ध गलत है। तालिबान रूल में अफगानिस्तान के लोगों को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने के लिए है। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। इस सेशन की PDF आपको ओनली IS के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ओनली IS नथिंग एल्स सर्च करना है आपको टेलीग्राम पे जाके। 1,30,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वाला चैनल दिखेगा, ज्वाइन करिएगा, PDF को डाउनलोड करिएगा और रिवीजन करना मत भूलिएगा। इस सेशन में यहीं पे रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।